मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर दी श्रद्धांजलि। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिसार में सीएम नया सिंह सैनी ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न। हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। दिन हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए और खास करके दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उनके जीवन में तो दूसरी दिवाली होती है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है। हिसार में नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी के यहाँ आने से यहाँ विकास की लहर है। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूँ। आपको राम राम करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहाँ की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहाँ पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहाँ के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें भी लहलहाती हैं। आपके आगमन से यह ऐतिहासिक धरा विकास के सुनहरे पथ पर दौड़ पड़ी है। हिसार की हवा आज एक नया जोश है, एक नई चमक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संविधान के शिल्पी, भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि। राज्य सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अन्य नेताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित की।
लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी हुए शामिल। कहा, इस अवसर पर मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहेब को सादर नमन करता हूं। आज भारत माता की महान सपूत बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए बाबा साहब की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो देश और दुनिया इस बात से अचंभित होगी, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय की पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहाँ जुड़ रहे हैं। देहरादून में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प किए अर्पित। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा, वह एक महान व्यक्तित्व और हमारे संविधान के निर्माता थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है पूरे देश में जो है मनाई जाती है, और हम सब लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोग के महापुरुष है, जिन्होंने संविधान जो है निर्माण करने का काम किया, आज के दिन उनको याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेता हो, वर्कर हो, उनके दिखाए हुए विचारधारा पर हम लोग सब लोग चलने का काम करते हैं। आज के हालात, जो जिन लोगों ने अम्बेडकर जी का विरोध किया, जो लोग गोवलकर के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, गॉडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। आप सब लोगों ने माननीय अमित शाह जी के भाषण को सुना था पार्लियामेंट में, किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के अमित शाह जी का बयान आया था। जो दिल की बात थी वो अमित शाह जी के जुबान से जो निकली, यानी साफ ये दिख रहा था कि कितने भारी पीड़ा होती है अगर कोई व्यक्ति अमित शाह जी या भाजपा के सामने अम्बेडकर जी का नाम लेता है। तो हम सब लोग अम्बेडकर जयंती जैसे पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष जो है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बाबा साहब की जयंती को मनाएं। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने रेल कनेक्टिविटी को नई दिशा दी है। हम कह सकते हैं कि नई ट्रेनें नमो और वंदे भारत जैसी कई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। और आज विशेष रूप से रेल कनेक्टिविटी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री
आप ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर इन रेल लाइन और नए रेलवे स्टेशन के स्पर्श के साथ नई ट्रेनें, नमो ट्रेन, वंदे मातरम, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें शुरुआत किए और गरीब से गरीब व्यक्ति भी ट्रेन में चल सके। इसके लिए मेमो ट्रेन के माध्यम से रोजमर्रा के आवागमन के लोगों को भी सुविधाएं मिलती है। होगी, रात को यहाँ पर चलेगी, सुबह जल्दी पहुंचेगी। कई लोग एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, उनको मिलेगी। और रात को 11:30 बजे वहां से चलकर 5:30 बजे कोटा पहुंचेगी, उज्जैन पहुंचेगी, इंदौर पहुंचेगी और मऊ पहुंचेगी। एक कनेक्टिविटी देश के अंदर आर्थिक संसाधन को बढ़ाते हैं। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 90 के दशक में राजद के कुशासन, हत्या, लूट, बेरोजगारी के कारण लोग बिहार से पलायन कर गए। आज 10-15 लाख लोग गुजरात में काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना और ये नरेंद्र मोदी की सोच 90 के दशक में बिहार के आरजेडी के कुशासन के कारण हत्या, लूट, बलात्कार, बेरोजगारी के कारण लोग पलायन किए और आज गुजरात के अंदर 10 से 15 लाख लोग गुजरात के अंदर काम करते हैं। गांधी की जन्मभूमि है गुजरात और कर्मभूमि बिहार। उसी तरह से जो पलायन किए हैं उनकी जन्मभूमि है बिहार और कर्मभूमि है गुजरात। आज बदलता हुआ बिहार, मैं वही आज के सम्मेलन में बिहार वासियों के लोगों से बताने आया हूँ कि आपका दायित्व है कि कर्मभूमि को तो देखें ही, जन्मभूमि को भी देखें और बदले हुए बिहार को देखें। फिर बिहार आने वाले चुनाव में कोई लुटेरा बिहार में कंफ्यूजन ना पैदा करे। बेल्जियम में भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंद्र सचदेव ने कहा, यह स्वागत योग्य है कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों ने मेहुल चोकसी को अंतरिम रूप में गिरफ्तार कर लिया है। It is a very welcome development that Mehul Choksi has been arrested provisionally by the Belgian authorities on India's request. It is a diplomatic victory. It is a victory for our legal teams who've been working on this along with our foreign office, etc. More so because 1 year ago Interpol had taken Mehul Choksi's name off of its red corner notice alert for some reasons. Basically, Choksi had alleged that Indian agents were trying to kidnap him in Antigua and multiple other things. He appealed to the Interpol, so they took out his name from red corner alerts. So thereafter, it was Indian agencies who were tracking and trying to get him to their best. They tried it out to Belgium, talked with the Belgian authorities, must have worked very deeply closely, and we see what we see today. बेल्जियम में गिरफ्तार किए गए भगोड़े मेहुल चोकसी पर वकील विजय अग्रवाल ने कहा, ये किसी भी देश की प्रक्रिया है, चाहे वह भारत हो या कहीं और। अगर कोई देश किसी दूसरे देश से अनुरोध करता है तो प्रक्रिया ये है कि पहले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसे जमानत दी जाती है। ये देखो, ये तो एक प्रोसेस है किसी भी कंट्री का, चाहे इंडिया का हो या कहीं पे भी हो। आप एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर रिक्वेस्ट करती है तो एज ए प्रोसेस सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर उसकी बेल दी जाती है और फिर उसकी एक्स्ट्रेडिशन को कंटेस्ट किया जाता है। और जबकि इंडिया के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया क्योंकि अभी भी संजीव भंडारी का केस इन्होंने लूज किया है, तो जो है क्या कहते हैं वहाँ पे होल्ड हो गया है अबाउट द इंडियन प्रिजन कंडीशंस। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से एक्स्ट्रेडिशन हो सकती है, मोर सो आफ्टर दिस भंडारी जजमेंट। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, हम सभी जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी। देखिए, बीजेपी की अपना मकसद तो अलग है, आप जानते हैं। बीजेपी सारे हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं। लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते हैं, जो सामने एक आवरण रख रही है,
कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्या है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई। और आम मुसलमानों को जिहादी कहने की कोई अधिकार नहीं है। जो आंदोलन हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, ना वक्फ कानून लाए और ना ये घटना घटी। आपको एक बात बड़ी संसद में कह रहे हैं, देखिए मैं मानता हूं दंगा हुआ होती है जहां सरकार चाहती है। कभी गोधरा में हुई थी, सरकार चाहती थी। कभी बंगाल में हो रही है, वो भी सरकार की मर्जी के अनुरूप हो रहे हैं। दंगा तभी होते हैं जब सरकार चाहते हैं, ये मान के चलिए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान, कहा केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हिंदू सिर उठाकर आजादी से रह सके। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। कोलकाता में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा ममता बनर्जी सबके लिए जिम्मेदार, वह खुलेआम कह रही कि हम वक्फ को स्वीकार नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा ममता बनर्जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे तरीके से वक्फ बिल को लेके उन्होंने जैसा ओपनली बोल रहे कि भारत में संसद में जो बिल पास हुआ है, हर स्टेट में हर नागरिक को इसको पालन करना है, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री होके पूरा स्ट्रेट बोल रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं मानते हैं। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल क्या भारत से अलग है? उनको मानना पड़ेगा। और वो जैसा उत्साह दे रहे थे, मुसलमान लोगों को जैसा उत्साह दे रहे थे, उसका परिणति है मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, अभी जो चल रहा है पूरा जगह में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर, सनातनी के ऊपर जो लूट चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी एक भी शब्द नहीं बोल रहे। उसका मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी खुद बोल रहे कि ममता बनर्जी जहाँ पे एक मुख्यमंत्री, उनके सामने उनका मंत्री बोल रहा है कि हम ऐसा एक दिन आएगा, हम लोग चाहते हैं तो पूरा कोलकाता को ब्लॉक कर दे सकते हैं, लेकिन एक भी बात ममता बनर्जी इसको नहीं बोला। ममता बनर्जी को इस टाइम में रिजाइन होना चाहिए। जैसा पश्चिम बंगाल का सिचुएशन है, ममता बनर्जी बोला था लंदन बनाएंगे, लेकिन इसको बांग्लादेश बना दिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, तेजस्वी यादव के शराब वाले बयान पर बोले दिलीप जायसवाल, कहा उन्हें ये साबित करना चाहिए, अगर विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो उसे सबूत देने चाहिए। उसको वो साबित करें। अगर खाली हवा में बोलने से नहीं होगा। अगर कोई आरोप प्रतिपक्ष लगाता है तो प्रतिपक्ष को सबूत भी देना चाहिए, और प्रतिपक्ष में अगर सबूत देने की ताकत नहीं है तो कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए सिर्फ प्रोपगंडा बनाना कि इस तरह का घटना घट रहा है, इस तरह की बातें हो रही है, ये नहीं चलेगा। प्रतिपक्ष के नेता इस बात को समझ लें कि कोई भी बात बोलने के लिए उनको प्रूफ देना होगा, उनको साक्ष्य। गांधीनगर में भावना पत्रिका कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने की कार्यक्रम में शिरकत, सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा अनेक आक्रमणकारियों ने भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की और सनातन धर्म पर आक्रमण किया। एक और कारण से इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा
कोई भी काल हो, शक, हूण, ना जाने कितने कितने प्रकार के आतताई हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए बड़े अलग अलग प्रकार के तमाम प्रकार के अत्याचार करते हुए उन्होंने अपनी इस भारत की भूभाग के ऊपर काली छाया ला करके इस देश की स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास किया, हमारी अपनी सनातन संस्कृति पे आक्रमण किए। लेकिन हमारे लिए परमात्मा की दया है, जो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारी परमात्मा की दया है। भारत के वीर सपूतों ने हर काल के चक्र में ऐसे कुचक्र रचने वाले लोगों को न केवल धराशायी किया बल्कि सुशासन की मिसाल दी। ऐसा कहते कि राजा राम के बाद विक्रमादित्य काल का ऐसा शासन काल है जिसके माध्यम से हम शासन के सर्वोच्च शासक की विभिन्न प्रकार की गुणों की एक तरह से प्रकटीकरण करते हुए हम एहसास कराते हैं कि शासन किस प्रकार से होता है। और शासक का विनम्रता देखिए, विक्रमादित्य ने शासन के बलबूते पर अपने पूरे एक तरह से पूरे भूभाग पर उनने शासन किया, लेकिन शासन विनम्रता के साथ वही गणराज्य के नायक की भूमिका एक सामान्य व्यक्ति के नाते से उनने सदैव अपने आप को लोगों के संबोधन का अपने आप को हकदार माना, जो सम्राट से बढ़कर के जिनका शासन काल रहा हो। और वो इतनी विनम्रता, मैं आज के इस अवसर पर हम तो 2000 साल पहले कि उस काल की केवल कल्पना करते हैं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आज जब वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे अपने इस भाव के लिए। ये है भारत की विशेषता और ये हमारे नायकों का व्यवहार है। और उत्तराखंड में ट्रैफिक व्यवस्था पर हरिद्वार एसपी पंकज गोरेला ने कहा, यहाँ जाम की स्थिति नहीं है, ट्रैफिक का दबाव बस ज्यादा है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई है, वीकेंड पर आने वाले पर्यटक ऋषिकेश जाते हैं। जाम की कोई स्थिति नहीं बनी है, ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, बहुत संख्या में वाहन आ रहे हैं। इसमें वीकेंड के जो पर्यटक आते हैं, जो ऋषिकेश इत्यादि जाते हैं, उनके भी वाहन है। वह बैसाखी के पर्व पे जो हरिद्वार में स्नान के लिए श्रद्धालु है, उनके भी वाहन है। तो सभी पार्किंग हमारी लगभग फुल है। ट्रैफिक हम सुचारू रूप से निकाल रहे हैं। कहीं कहीं पे ट्रैफिक का दबाव होने के कारण जो है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक स्लो जरूर होगा। हमने पूरे हरिद्वार नगर क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 40 सेक्टर्स पर बांटा है और इसमें लगभग 700-800 का पुलिस कर्मी कर रहे हैं और वैसाखी का ऐसा शांतिपूर्वक देर रात से चल रहा है। सर कई किलोमीटर तक वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं, क्योंकि बीच में केबल स्टैंड ब्रिज हमारे यहाँ कुछ थोड़े ऐसी बॉटलनेक्स है जहाँ पर वाहनों की गति स्लो हो जाती है, इसलिए आप इसको कह सकते हो। लेकिन वाहन जाम की स्थिति नहीं। सर कुछ थोड़ा ऐसे है जहाँ पर जाम देखा जा रहा है, गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही है, वहाँ पर किस तरह की सर? वहाँ पे हमने पुलिस बल लगाया हुआ है। उसके अलावा जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ पे जो हमारा अतिरिक्त पुलिस बल है उसको हम भेज कर जाम को क्लियर करा रहे हैं। एम्बुलेंस को किस तरह से? एम्बुलेंसों के लिए अलग से रास्ता, जो एम्बुलेंस के जहाँ पे हमें चौराहों पे दिखती है तो पुलिस कर्मी अलग से जो रास्ता देके निकालते हैं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।